मेंटल हेल्थ आज की डेट में जितनी ज़्यादा कॉमन स्प्रेड हो रही है उतनी ज़्यादा मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि समझते तो सब इसके बारे में या सुनते तो सब इसके बारे में, बट किसी को इसका राइट क्योर नहीं पता है या राइट पर्सन नहीं पता है कि किसके पास वो जाके कांटेक्ट करें सो दैट उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाए, उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन मिल पाए। राइट। अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में आता है काउंसलर। अब काउंसलर तो हमारे मन में सवाल आ गया, लेकिन कौन से काउंसलर? आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देयर आर एन नंबर ऑफ वैरायटी, देयर इज एन नंबर ऑफ काउंसलर नाउअडेज इन सोसाइटी। राइट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, राइट। देयर आर सो मेनी कोचेस नाउअडेज जो एक छोटा मोटा कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि वी आर दी लाइफ कोचेस। राइट। और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। बट मुझे समझ में ये नहीं आता है कि कोई 7 दिन का या 5 दिन का एक छोटा सा कोर्स करके ऑनलाइन कैसे अपने आप को एक सर्टिफाइड काउंसलर कह सकता है। और मान के चलें कि अगर एक पर्सन उनके पास, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारे सामने हमारा क्लाइंट कैसा आ रहा है, हमारा पेशेंट कैसा आ रहा है, राइट। उनकी सिवियरिटी का हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है उसके पास नॉर्मल प्रॉब्लम हो लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, या उसको कॉमन फोबियाज हो, ठीक है। हो सकता है उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हो सकता है उसने रेप विक्टिम हो सकता है उसको गिल्टी फील हो रहा हो, ठीक है। कुछ भी हो सकती है वो प्रॉब्लम। बट अगर वो एक ऐसे गलत इंसान के पास जा रहा है जिसके पास कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास कोई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई क्रेडिबल सर्टिफिकेट है, ना ही कोई लाइसेंस है, तो आप कैसे किसी के पास जा सकते हो? बिल्कुल। तो आज के समय में हमें आप ये बताइए कि हमें किसको कांटेक्ट करना चाहिए, और ये जो आज के टाइम में इतने सारे काउंसलर हमारी मार्केट में मौजूद हैं, तो कौन से काउंसलर के पास किस सिचुएशन में जाना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ को और हमारी मेंटल हेल्थ को एक राइट रेजोल्यूशन मिल सके? सो मनीष भाई, 2 तरह के जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी मैं बात करूंगा आज। एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ओके, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ओके, जो हमको मोस्टली देखने को मिलते हैं और हम जानते भी ज़्यादातर उन्हीं के बारे में ही है। तो कोचेस की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं पहली बात तो। ओके। तो हम डिफरेंस समझते हैं कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए जो रिलायबल पर्सन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। बट आज की डेट में क्या है ना कि वहाँ भी कन्फ्यूजन है, वहाँ भी नहीं पता लोगों को कि जाएं किसके पास, क्लिनिकल बेटर है हमारे लिए, काउंसलिंग वाला बेटर है। तो मैं थोड़ा ही एग्जाम्पल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। श्योर। सपोज ये एक बोतल है, ये बोतल तो है ये, ओके। अब क्या है, ये एक इंसान है, ये जो अंदर इसका पानी है ये उसका दिमाग है, उसका माइंड है, ओके, और ये उसका बॉडी है, ओके। अब क्या है कि इसमें 2 तरीके से हलचल आ सकती है। जो दिमाग के इंसान का जो माइंड है इसमें 2 तरीके से हलचल आ सकती है। एक तो ये कि कोई बाहरी कारण है जी, तो हलचल आ रही है जी। अब बाहरी कारण क्या हो सकते हैं? सोसाइटी में कुछ ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है, लाइक उसके अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हो, लाइक पेरेंटिंग में कुछ कमी रही हो, या फिर सोसाइटी में है जैसे कि उसके नेबर्स हैं या कुछ आसपास के लोग हैं, इन्वायरमेंटल इशूज हो सकते हैं, कुछ भी जो उसको परेशान कर रहे हैं, जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप कोई इशू हो सकता है, यानी कुछ भी ऐसा कोई बाहरी कारण जो आके हमारे माइंड के अंदर हलचल पैदा करता हो, एक डिस्टर्बेंस पैदा करता हो, अनस्टेबिलिटी लेके आता हो। तो वहाँ पर क्या है कि कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है उस इंसान के माइंड में, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है बेसिकली, बट बाहरी कारण आके उसको परेशान कर रहे हैं, उसके माइंड में विचलन पैदा कर रहे हैं। तो क्या है कि हम एक जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है उन बाहरी कारण के ऊपर, क्योंकि एक इंसान तो नॉर्मल है, उसमें एबनॉर्मलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहरी जो ट्रिगर्स हैं वो आके उसको एक एबनॉर्मल कंडीशन में लेके आ रहे हैं उसको। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बेटर काम करेंगे इस कंडीशन में। अब मान चल लो ये बाहरी है, एक इंसान का बॉडी है, इसके अंदर जो पानी है, जो माइंड है, वो बिना किसी बाहरी कारण के हिल रहा है, अंदर से ही कोई प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई केमिकल इम्बैलेंस है माइंड के अंदर, या कोई बीमारी है, कोई जेनेटिक कुछ भी हो सकता है, मतलब बाहरी कारण नहीं है, आंतरिक कारण है कुछ ना कुछ। तो वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं इन द सेंस जहाँ भी डिसऑर्डर आ गया, जहाँ भी बीमारी इन्वॉल्व हो गई, जहाँ भी हमारे जैसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं DSM-5 ICD-10, उनके अंदर कोई अगर उनके अंदर का कोई डिसऑर्डर है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बेटर काम करेगा, क्योंकि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, क्योंकि वो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो एक एबनॉर्मलिटी इंटरनली आई है, बाहर से कुछ नहीं आया, तो उधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करेगा अच्छा। बाहरी कारण की वजह से कुछ
परेशानी ज़िंदगी में आ रही है, लाइक अगर आपका जॉब का स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, ठीक है, जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है आपकी, आपके फैमिली से आपके बनते नहीं है, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपके रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है, आपकी वाइफ से, आपके बाकी फैमिली मेम्बर से, और उस वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो, उस वजह से आप चिंता करते हो, उस वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो, उस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो इन द सेंस आप अंदर से तो आप अच्छे हो, अंदर से कोई आपके अंदर विचलन नहीं है, बट हाँ जी। बाहर के लोग, बाहर की चीज़ें, इन्वायरमेंट, सोसाइटी या कोई और कुछ भी चीज़, वो आके आपको एबनॉर्मल बना रही है। एक्सटर्नल कॉजेस। हाँ, एक्सटर्नल कॉजेस हैं, तो जब एक्सटर्नल कॉजेस हैं तो आई थिंक एक वहाँ पर कोई बीमारी तो है नहीं फिर उसके अंदर। हाँ। जब बीमारी नहीं है तो उसके लिए लाइसेंस की नीड भी नहीं पड़ेगी फिर। एक्चुअली। और ऐसे बाहरी कारण के लिए हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी नहीं है बेसिकली। तो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बहुत बेहतर इंसान है जो काम कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जैसे लाइफ कोचेस वगैरह हैं या जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी अपने आप को सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट बोलने लग गए हैं। हाँ। हालांकि वो लोग अपना क्या है, वो एक्सपीरियंस गेन कर लिया उन्होंने कहीं ना कहीं, लोगों से मिल मिल के बातें कर करके, तो उनको लगने लग गया है कि अब हम भी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग में क्या है, बातें तो करनी होती हैं, ये लगता है बेसिकली, ओके, बट एक्चुअल में बातें नहीं करनी होती। काउंसलिंग एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होती है, एविडेंस बेस्ड काउंसलिंग होती है, जिसमें कि हमारी एक सिस्टमेटिक थ्योरीज होती हैं, सिस्टमेटिक हमारी साइकोथेरेपीज होती हैं, ओके। जिनका यूज़ एक साइकोलॉजिस्ट कर पाता है। सबसे मेन चीज़ होती है एम्पैथी, जो हर कोई गेन नहीं कर सकता। एक साइकोलॉजिस्ट जो एम्पैथी ला सकता है ना अपने अंदर, जो दिखा सकता है क्लाइंट के प्रति, वो हर कोई नहीं दिखा पाएगा। ओके। जैसे कि एक इंसान की समस्या है, सातुल भाई के सामने कोई पास कोई समस्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनकी परेशानी को समझूंगा और जो एम्पैथी होती है मैं उसका यूज़ करूँगा, और इनके एक कहता है इनके जूते में अपना पैर डाल के मैं देखूंगा कि ये क्या परेशानी ये झेल रहे हैं इस टाइम पे। अब क्या है कि मैं इनकी परेशानी का जो समाधान दूंगा ना एक्चुअल में, या फिर जो हम समाधान मिलकर करेंगे उस परेशानी का, वो मैं इनके हिसाब से करूंगा, ना कि अपने हिसाब से। बिल्कुल। जो लाइफ कोचेस हैं, जो बाकी लोग हैं, जो इनफॉर्मल काउंसलर हैं, जो भी वो परेशानी का समाधान देते हैं अपने हिसाब से, वो सामने वाले की कंडीशन को समझ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। बिकॉज लैक ऑफ एम्पैथी। हाँ, और क्योंकि कहीं ना कहीं समाधान देने में उनके खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, राइट, तो वो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस देंगे, अपने हिसाब से रेजोल्यूशन प्रोवाइड करा पाएंगे, ना कि पेशेंट के हिसाब से। बिल्कुल, वो मेरी कंडीशन को नहीं समझ पाएंगे कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी क्या सिचुएशन है इस टाइम, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। उनको इस बात से मतलब ही नहीं होता। इनफॉर्मल काउंसलर को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होता। उनको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता है। हाँ। उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसकी स्ट्रेंथ क्या है सामने वाले की। बिल्कुल, क्योंकि काउंसलिंग देते समय वो उसकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को कहीं ना कहीं या कहीं तो काफी हद तक नजरअंदाज करता है। बिल्कुल करता है। तो ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में कि जैसे हमारी शारीरिक हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, लोग तो आजकल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य क्या है, अब बिगड़ता जा रहा है लोगों का। बिल्कुल। चिंता बहुत कॉमन हो चुकी है, नींद की परेशानी बहुत कॉमन हो चुकी है, एंजाइटी बहुत कॉमन हो चुकी है, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये बहुत कॉमन इशू होते जा रहे हैं और लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बेसिकली। जैसे मोटापा एक बहुत कॉमन चीज़ है, वैसे ही आजकल मानसिक स्वास्थ्य बहुत कॉमन हो गया है। तो इस पे अगर हम जागरूकता फैलाएंगे और बात करेंगे इसके बारे में, तो लोग इससे अवेयर होंगे और कहीं ना कहीं वो उस पर अपना काम भी करना शुरू करेंगे। सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज आएगा, अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा फिर। जी। हाँ जी। विकास सर, अगर मेंटल हेल्थ की बात करी जाए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक साइकेट्रिस्ट आता है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है और एक आता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आप थोड़ा सा अगर पेशेंट को देखा जाए तो सबसे पहले वो जो करता है, रीच आउट करता है, वो करता है साइकेट्रिस्ट के पास। तो आप मुझे थोड़ा सा इनका वर्किंग स्टाइल बता सकते हैं कि एक साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट किस तरह से काम करते हैं, क्या उनके तरीके होते हैं? राइट। एक तो है कि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, चाहे वो क्लिनिकल हो चाहे काउंसलिंग हो। जैसे अगर आप एक दिल्ली की बात करें तो यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल हैं। जैसे छोटा शहर कोई ले लेते हैं, लाइक मुरादाबाद हो गया या बरेली हो गया, तो इस टाइप के शहर में आपको साइकोलॉजिस्ट बहुत कम मिलेंगे, साइकेट्रिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि अभी हमारे सोसाइटी में जैसे अवेयरनेस की कमी होती है तो लोगों को पता नहीं होता। तो एक इंसान को पता कैसे चलता है कि मुझे मानसिक बीमारी है? कोई डॉक्टर उसको बताता है पहली बात तो, ठीक है, कोई MBBS डॉक्टर होगा या फिजिशियन कोई होगा जी, या कहीं पे भी गए होंगे इलाज कराने अपना पहले वो, तो उनको कोई फैमिली फिजिशियन कोई रिकमेंड करता है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ।
तो एक तो रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है इसमें, रेफरेंस से कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं वो लोग। तो एक एमबीबीएस डॉक्टर इनको रिकमेंड करता है और वो रिकमेंड करेगा एक साइकेट्रिस्ट को, चाहे उसको छोटी मोटी चिंता ही क्यों ना हो, चाहे उसको हल्की फुल्की नींद की परेशानी क्यों ना हो, वो साइकेट्रिस्ट के पास उसको भेजते हैं। तो ये चली आ रही है बहुत टाइम से चीज़ें। आज 10 से 20 साल पहले की आप जाओगे तो भी यही होता था और आज भी यही हो रहा है कि कोई भी एक फिजिशियन डॉक्टर किसी भी एक पेशेंट को भेजता नहीं है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कि आप वहाँ चले जाओ। उसको पता है कि मेडिसिन का रोल ज़्यादा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि मेडिसिन मिल जाएगी तो उसको जल्दी रिलीफ मिलेगा। काउंसलिंग का इफेक्ट बहुत टाइम के बाद आता है, क्योंकि काउंसलिंग रूट कॉज पे काम कर रही होती है। मेडिसिन का रोल क्या है, फटाफट से उसको देंगे, उसका ठीक हो जाएगा चीज़ें। तो एक तो ये रीज़न हो गया, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा रिकमेंडेशन और जो रेफरेंस आ रहे हैं उसकी वजह से भी। विकास जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेडिसिन जो है वो रूट कॉज पे काम करती है। अगर मेंटल हेल्थ की मैं बात करूँ तो क्या वो सच्ची में रूट कॉज पे काम करती है, या फिर एक ये टाइम बाउंडेड है कि मतलब ठीक है एक टाइम के लिए आपको रिलीफ दे दे रही? से अगर किसी को नींद की परेशानी है, उसको नींद नहीं आ रही है और आपने उसको मेडिसिन दे दिया, ठीक है, क्लोनाज़ेपाम या कोई और अदर क्लास का ड्रग कोई दे दिया उसको, तो उसको खाने के बाद नींद तो उसको आ जाएगी। ये काम करेगा साइकेट्रिस्ट। तो रूट कॉज पे काम हुआ नहीं मेरे हिसाब से। जो उसका सिम्टम था आपने उसको रिड्यूस कर दिया। यही होता है आजकल बीमारियों में कि डिप्रेशन है तो उसको दवाई दे दिया तो उसको सिम्टम उसके गायब हो गए दवाई से। बट एक्चुअल में वो चीज़ आई कहाँ से है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। अगर मान लो नींद की परेशानी है किसी को तो उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई इंसान 8 बजे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रहा है और एक बार नहीं 2-3 बार ले रहा है, रात को फ़ोन यूज़ कर रहा है 12 बजे तक, मूवीज़ देख रहा है। तो ये उसकी वजह है नींद खराब होने की। या कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, स्मोकिंग का कंजप्शन कर रहा है, तो ये सारी वजह हो सकती है उसकी नींद खराब होने की। तो अगर उसको आप कॉफ़ी पिला के 8 बजे और 11 बजे उसको नींद की गोली दे दोगे तो नींद आ जाएगी, नो डाउट। बट बीइंग ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मेरा काम रहेगा कि मैं पहले असेस करूं कि वजह क्या है, उसकी परेशानी की वजह क्या है। रूट कॉज में जाने की कोशिश करूंगा पहली बात तो कोशिश ये करेंगे कि अगर हम रूट कॉज ही ख़त्म कर दें, वो परेशानी जो उसको हो रही है वही ख़त्म हो जाएगी। तो साइकेट्रिस्ट भी चाहे तो इसी कर सकते हैं बजाय मेडिसिन देने के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिसिन का रोल नहीं है या फिर वो काम नहीं करती अच्छे से या फिर उसको नहीं देना चाहिए। उसका अपनी जगह रोल है, अच्छा रोल है, और अगर उसका अपनी जगह पे एक सिग्निफिकेंस है, मानता हूँ उस चीज़ को मैं। बट हर जगह पर एक छोटी मोटी परेशानी के लिए मेडिसिन देना और बिना रूट कॉज को ट्रीट किए हम सिर्फ सिम्टम को ट्रीट कर दें तो भी वो चीज़ सही नहीं है। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं रूट कॉज के ऊपर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही उसमें हुई होती है कि उनको कोई मेडिसिन तो देनी नहीं है। उनका मेजर काम क्या है कि वो पहले उसको जानते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं कि परेशानी की शुरुआत हुई कहाँ से है। तो वो परेशानी की शुरुआत को जानने के बाद जो इसके ट्रिगर हैं, जो इसके शुरुआत कराने के कारण हैं, वो उनको ही ख़त्म कर देगा वो। तो परेशानी इस तरीके से ख़त्म होती है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास से तो, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास से। जी।